इसमें हम पॉलिटी का आगे का देखते हैं। राष्ट्रपति भाग 5 अनुच्छेद 52 से 62, मतलब जो भाग 5 है वो 52 से 151 तक है, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में 52 से 62 तक दिया गया है। केंद्र सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना, सरकार चलाना, है ना, और व्यवस्थापिका जो है वो कानूनों का निर्माण करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। और न्यायपालिका है कानूनों की जांच या समीक्षा करना और सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं उनकी भी कानूनी वैधता की जांच करना। अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, केंद्र की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है, 52 बता दिया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 बता दिया कि केंद्र की जो संपूर्ण कार्यपालक शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे। संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से विधानसभाएं बनाई गई थी, किस किस में, दिल्ली और पुदुचेरी में। और एक अगले अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 70 में 1992 से कहा गया कि इन दोनों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई उनको। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय समान आनुपातिक गुप्त मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 52 राष्ट्रपति होगा। 53 कार्यपालक शक्ति संपूर्ण केंद्र की जो है राष्ट्रपति में होगी। 54 निर्वाचक मंडल। 55 राष्ट्रपति का चुनाव की रीति कैसी होगी। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय समान आनुपातिक गुप्त मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। खुली मत पद्धति से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का गुप्त से होगा। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए सर्वाधिक लोगों की पहली पसंद के साथ न्यूनतम वैध मत प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। न्यूनतम वैध मत कुल डाले गए वैध मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति +1, मतलब निर्वाचित होने वाले पर्सन जितने भी होंगे और राष्ट्रपति एक ही रहता है तो वहाँ पे उसकी जगह एक आएगा, +1 नीचे और फिर +1 ऊपर, तो 100/1 +1 = 51। राष्ट्रपति का चुनाव वरीयता पहली पसंद के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना न करके मतों के मूल्य की गणना की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य अलग होता है। जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित एमएलए हैं उनके मत मूल्य अलग रहता है। संसद के दोनों सदनों के सांसदों होंगे, दोनों सदनों के जो सांसद राज्यसभा लोकसभा के होंगे उनका मत मूल्य समान रहता है, लेकिन लोकसभा का कुल मिला के राज्यसभा से ज़्यादा रहता है। विधायक का मत मूल्य उस राज्य की 1971 की जनसंख्या अपॉन उस राज्य में कुल निर्वाचित एमएलए की संख्या इंटू 1/1000, कुल जनसंख्या को उनमें जितने एमएलए हैं उनसे भाग दे के और फिर 1000 से भाग दे दो। सर्वाधिक मत मूल्य यूपी का है, ठीक है, यूपी का 208 है और न्यूनतम मत मूल्य सिक्किम का है 7। यूपी का है 208, सिक्किम का है 7। बिहार मत मूल्य 173, जो बिहार का मत मूल्य है वो 173 है। राजस्थान का मत मूल्य 129। इसको याद नहीं रखना है, बस दो देख लो कि यूपी का 208 है, सिक्किम का 8 है। यूपी का 208 है और सिक्किम का 7 है। संसद में निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य एक समान होता है और वो वैल्यू है 708। एमपी का मत मूल्य भारत के सभी निर्वाचित एमएलएज के मतों के मूल्य का योग अपॉन संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या। एमपी का जो मत मूल्य है वो भारत के सभी निर्वाचित एमएलएज के मतों के मूल्य का योग अपॉन संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या। प्रत्येक सांसद का मत मूल्य 708, ठीक है, मतलब देश में जितनी भी एमएलए उनका योग कर लो अपॉन लोकसभा राज्यसभा के संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य उनसे भाग दे दो। ग्राम पंचायतों नगर पालिकाओं का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जबकि बाकी सभी चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका लोकसभा राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से करते हैं। यह महासचिव प्रशासनिक अधिकारी आईएएस होते हैं। इन महासचिवों की नियुक्ति लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसको केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सुनेगा। अनुच्छेद 71 में कहा गया है। ठीक है। चुनाव संबंधी शिकायत, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो इसको केवल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अनुच्छेद 71 में कहा गया है। और चुनाव संबंधी शिकायत 1 महीने के भीतर उम्मीदवार स्वयं अथवा कम से कम 20 निर्वाचक कर सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 50-50 होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 50-50 होती है। ठीक है। पहले ये कम होती थी लेकिन अभी बढ़ा के कितना कर दिया, 50-50। प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों अलग अलग होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि 15,000 होती है। यह आरबीआई में जमा होती है। वैध मतों का 1/6 वैध मत प्राप्त न करने पर जमानत जब्त हो जाती है। 1952 से 1974 तक कोई जमानत राशि नहीं थी। बाद में ये बढ़ा दी और अभी 15,000 है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य व परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। 104 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट से लोकसभा के 2 सदस्यों के मनोनयन पर रोक लगा दी। जो आंग्ल भारतीय लोकसभा में रहते थे 2, उनकी रोक लगा दी 104 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से। राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी भी राज्य की विधानसभा भंग है तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 1974 की गुजरात विधानसभा के बारे में दिया था। हाँ, मतलब विधानसभा भंग है तो फिर ऐसा नहीं तुम एमएलए हो तो तुम भाग ले लो, नहीं, विधानसभा से तुम्हारी वैल्यू है। अगर विधानसभा नहीं है तो तुम भाग नहीं लोगे। पहली पसंद निकाली जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में अब तक 1969 में मात्र एक बार बीबी गिरी के चुनाव में द्वितीय चक्र की गणना हुई थी। ठीक है। बीबी गिरी मतलब वी एक जैसा आ रहा है, 2 बार तो द्वितीय चक्र की गणना हुई थी। भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी 1969। ठीक है। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी को बनाया गया 1969। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र कब बने थे ये, जब इनकी जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई थी तब बीबी गिरी बने थे और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया तब एम हिदायतुल्लाह बने थे। एससी का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, एम हिदायतुल्लाह 1969, क्योंकि 1969 में बीबी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया था। 1969 में संसद के द्वारा पारित राष्ट्रपति कार्यनिर्वहन अधिनियम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद का एक साथ रिक्त हो जाने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। भारत का एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो बीबी गिरी से हार गए थे और अगले चुनाव में इनको निर्विरोध राष्ट्रपति बना दिया। प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। चौधरी हरिराम ने 5 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। के सुब्बा राव सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। कृष्णन अय्यर व एच.आर. खन्ना हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। भारत में आज तक एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। आज तक 6 महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। कृष्णा कुमार चटर्जी। एकमात्र बनी कौन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और 6 ने चुनाव लड़ा था, कृष्णा कुमार चटर्जी, मनोहरा होलकर, फूलकरण कौर, लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा पाटिल और मीरा कुमार। अनुच्छेद 56 बताता है कार्यकाल। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि पद समय से पूर्व रिक्त हो जाता है तो पुनः चुनाव 6 माह के भीतर पूरे 5 वर्ष के लिए कराए जाएंगे। राष्ट्रपति और पंचायती राज के चुनाव 6 माह के भीतर कराए जाते हैं। और अगर जो ये है पंचायती राज का जो ये अगर कार्यकाल है वो 6 वर्ष से कम है तो फिर चुनाव नहीं होंगे। बाकी सभी चुनाव
पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र कराए जाएंगे। 6 महीने का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति और पंचायती राज का जो ये है उनके लिए है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव पुनः चुनाव पूरी अवधि के लिए, बाकी सभी का चुनाव शेष अवधि के लिए। अब जो किसी एक संस्था का भाग है उनका चुनाव शेष अवधि के लिए, और जो अकेले हैं उनका चुनाव पूरी अवधि के लिए होता है। क्योंकि अकेले हैं तो उनको उनकी कोई अवधि नहीं बची कि इतनी अवधि के लिए होगा, इसलिए उनका चुनाव पूरी अवधि के लिए होता है। तो पुनर्निर्वाचन, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक एक से अधिक बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। 58 अर्हताएँ 58 राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हता योग्यता भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर न हो। भारत के संविधान में लाभ का पद उल्लिखित नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल व मंत्री का पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल और मंत्री। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल दिवालिया न हो। राष्ट्रपति पद की शर्तें, कोई भी व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन यदि बन जाता है तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण की तिथि से पूर्व पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाता है। जो नया है वही रहेगा, पहले वाला समाप्त मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके वेतन भत्ते शक्तियों को किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 60 शपथ, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा व नागरिकों के कल्याण की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत में केवल राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति को समय से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, ये 56 में लिखा हुआ है, और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण है। 56 और 61 में प्रक्रिया है। अब महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 543 और 245 है उनका। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, और संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव दोनों ही सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाता है और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। महाभियोग के प्रस्ताव पर संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। महाभियोग के प्रस्ताव पर संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के 19 सदस्य भी भाग लेते हैं, और महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाती है। वेतन 5 लाख प्रतिमाह भारत की संचित निधि से। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब इनका जो पद ग्रहण है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और दूसरा 13 मई 1900 पद मुक्त, मतलब 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। 1952 का चुनाव और 1957 का चुनाव 2 थे, और राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 67, ठीक है। राधाकृष्णन मुख्यतः सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दूसरे, पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति। राधाकृष्णन मुख्यतः दर्शन शास्त्री और लेखक थे। वे आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। राधाकृष्णन शिक्षक भी थे। इन्हीं की स्मृति में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969, यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। पद्म विभूषण और भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई, अब 67 से केवल 2 साल तक रहे, तो मतलब जाकिर हुसैन है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे।
पद्म विभूषण और भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। बीबी गिरी, अब इनका निधन हुआ तो बीबी गिरी को बनाया गया 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। बीबी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 यह भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। बीबी गिरी के त्यागपत्र के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था बीबी गिरी ने। जब उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो फिर राष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे, दोनों पद खाली हो गए, तो इसलिए एम हिदायतुल्लाह को बनाया गया। बीबी गिरी बन गए, ठीक है। अब इन्होंने त्यागपत्र दिया तो अब इनका चुनाव भी हो गया। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1969 से 1974 तक। अब जो बीबी गिरी है, 1971 का आपातकाल, निर्दलीय प्रत्याशी इंदिरा का सहयोग। अच्छा, 1971 का आपातकाल इन्हीं के समय पे हुआ था और ये इंदिरा गांधी का सहयोग था और ये निर्दलीय प्रत्याशी थे बीबी गिरी। इनके चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। तो चुनाव 1969, इस चुनाव में अंतरात्मा की आवाज़ पर चुनाव बीबी गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने। वे भारत रत्न से सम्मानित हो चुके थे। यह एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय वरीयता के आधार पर चुने गए थे। ठीक है, मतलब जब कांग्रेस का समर्थन नहीं है, इंदिरा गांधी का है, केवल अंतरात्मा के आधार पर वोट हुआ, तो इनको द्वितीय वरीयता के आधार पर चुना गया। फखरुद्दीन अली अहमद, इनके टाइम पे जो 25 जून का ये था आपातकाल, वो लगाया गया था। हाँ, तो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 चुनाव 1974। यह राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे। इनकी पदस्थ मृत्यु हो गई। इस समय में आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून को लगाया गया था। 25 जून को लगाया गया और 26 जून को काला दिवस मनाया गया। 1975 का आपातकाल। बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। यह बीबी गिरी, एम हिदायतुल्लाह के बाद तीसरे। अभी क्या हुआ, जो एम हिदायतुल्लाह थे उनकी मृत्यु हो गई। तो कौन बनाया गया, बीडी जत्ती। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं 11 फरवरी से 25 जुलाई तक के लिए बीडी जत्ती। यह बीबी गिरी, एम हिदायतुल्लाह के बाद तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हार गए थे बीबी गिरी से। उनको अब नीलम संजीव रेड्डी, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था और 25 जुलाई 1977। मतलब उसमें ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इन्होंने अभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, नीलम संजीव रेड्डी को ही समर्थन दिया। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। यह आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश के सांसद थे। वे 26 मार्च 1977 को लोकसभा का अध्यक्ष बने। इन्होंने 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बने। 3 कार्यवाहक थे, इस पर 9 हो गए टोटल। यह एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया तो निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। चुनाव 1982। 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। यह 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृह मंत्री भी बने। एकमात्र राष्ट्रपति जिसने पॉकेट वीटो 1986 का प्रयोग, ज्ञानी जैल सिंह। अब यहाँ पे है, अब नीलम संजीव रेड्डी तक याद हो जाएगा। उसके बाद है JBSN जैप्सन, मतलब जे से ज्ञानी जैल सिंह, बी से वेंकट रमन और एस से शंकर नारायण, एन से देखते हैं क्या है, नारायण, केरा नारायण। यानी जैल सिंह, वेंकट रमन, शंकर नारायण और ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987। यह 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृह मंत्री भी बने। एकमात्र राष्ट्रपति। इन्होंने पॉकेट वीटो 1986 का प्रयोग डाकघर संशोधन अधिनियम पर किया था। वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन, और यह भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे और वे कांग्रेस पार्टी के सांसद थे और वे वित्त मंत्री, औद्योगिक मंत्री व रक्षा मंत्री भी रहे। शंकरदयाल JBSN
जैल सिंह, वेंकटरमन, शंकर नारायणन, शंकर दयाल और के आर नारायणन, ऐसा है। शंकर नारायणन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन। तो शंकर दयाल पर ये एमपी के मुख्यमंत्री, भारत के संचार मंत्री भी रहे, इनके अलावा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, ये उपराष्ट्रपति भी थे। के आर नारायणन, तो ये चीन, तुर्की, थाईलैंड, यूएस में भारत के राजदूत रहे, और ये जेएनयू कुलपति थे, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने। हाँ, अब के आर नारायणन है प्रथम दलित राष्ट्रपति बने। दलित मतलब एससी, और एसटी तो ये बने हैं बाद में। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 7, ठीक है। हाँ, अब्दुल कलाम 2002 से 7 वैज्ञानिक थे। इन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार में योगदान दिया था। इन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्होंने भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 12, 2007 से 12, ठीक है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति, भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति बनी है, और राजस्थान की एकमात्र महिला राष्ट्रपति राज्यपाल थी। उन्होंने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ा था। प्रणब मुखर्जी भारत सरकार के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद पदक्रम की दृष्टि से 15वें राष्ट्रपति, व्यक्तिगत रूप से 14वें, और यह यूपी से राज्यसभा सदस्य रहे, और दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। यह यूपी के कानपुर के रहने वाले थे। और मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू यहाँ 15वीं हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो सामान्य शक्तियाँ हैं। नियुक्ति के संदर्भ में कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय, न्यायिक, आपातकालीन। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 56 में राष्ट्रपति शासन है, और 60 में वित्तीय आपातकाल है। कार्यपालिका शक्तियाँ, केंद्रीय कार्यपालिका की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। आर्टिकल 53, ठीक है। अनुच्छेद 53 में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग 53, राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 75(1), ठीक है। 53 और 75(1 क्या करेगा? 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ भी दिलाता है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। यह केंद्रीय स्तर की उपाधियों का वितरण करता है। यह केंद्रीय स्तर की उपाधियों का वितरण करता है। और राष्ट्रपति केंद्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है तथा इन कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। केंद्रीय विधि विश्वविद्यालयों का कुलपति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्रों में राजदूतों व उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। औपनिवेशिक प्लस राष्ट्रमंडल में कौन होते हैं? उच्चायुक्त होते हैं, और राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं उनमें राजदूत होते हैं। जैसे जो ब्रिटेन के पहले उपनिवेश थे, है ना, तो वो औपनिवेशिक और वही सभी देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। तो इन देशों में उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर युक्त किए जाते हैं, और राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं। जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका में कौन होंगे? राजदूत होंगे। तो राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपालों की तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, प्रशासक एवं आयुक्त की नियुक्ति करता है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि उपराज्यपाल कहाँ होंगे? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और प्रशासक होंगे लक्षद्वीप, दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली। अब जो इधर हैं उन दोनों में प्रशासक हैं। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली जो है लक्षद्वीप, इन दोनों में प्रशासक हैं। और जो आयुक्त है वो चंडीगढ़ में है। आयुक्त चंडीगढ़ में है। लक्षद्वीप, दमनदीप ये सब हैं, इनमें प्रशासक हैं, बाकी सभी में उपराज्यपाल हैं। अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति केंद्र के मंत्रियों के लिए कार्यावंटन के नियम तैयार करेगा।
और 78 में राष्ट्रपति केंद्र के प्रशासन से कोई भी सूचना मांग सकता है। राष्ट्रपति केंद्र स्तर के आयोगों का गठन करता है, वह इन आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति केंद्र की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। 76 राष्ट्रपति केंद्र में कैग व नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल 79 के तहत संसद के गठन में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। बिना राष्ट्रपति के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। अतः राष्ट्रपति की कानून निर्माण प्रक्रिया में स्पष्ट भागीदारी होने के कारण राष्ट्रपति को संसद में शामिल किया जाता है। 83 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है केंद्र के मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के में जिनको प्रिवीड हों लोग, विशेषता हो इन क्षेत्रों में। राष्ट्रपति 331 के तहत राष्ट्रपति 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था, लेकिन 104 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2020 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों के लोकसभा में मनोनयन पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। बाकी मानसून और शीतकालीन सत्र को संबोधित करना राष्ट्रपति की बाध्यता नहीं है। अभिभाषण। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। बाकी मानसून व शीतकालीन सत्र को बाधित करना राष्ट्रपति की बाध्यता नहीं है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को बाधित करता है। राष्ट्रपति बजट सत्र को अनिवार्य रूप से करता है। बाकी मानसून और शीतकालीन सत्र को संबोधित करना राष्ट्रपति की बाध्यता नहीं है। अभिभाषण केंद्र की मंत्रिपरिषद तैयार करती है, राष्ट्रपति पढ़ता है। भाषण जो लिखे वही पढ़े तो वो भाषण कहलाएगा, और अभिभाषण मतलब लिखे दूसरा पढ़े दूसरा, तो उसको बोलते हैं अभिभाषण। सामान्य अभिभाषण आर्टिकल 86 प्रत्येक सत्र को, इसमें क्या रहेगा, राष्ट्रपति के कार्यों की तारीफ सरकार ने क्या किया है। और विशेष अभिभाषण जो 87 नई लोकसभा के प्रथम संबोधन पर 86, 87, तो इसमें सरकार आगे क्या करेगी ये बताया जाता है। ये तो अभिभाषण होते हैं। आर्टिकल 85 के तहत संसद के सत्रों को आहूत शुरू व सत्रावसान समाप्त करता है। यह दोनों कार्य पीएम की सिफारिश पर करता है। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्रों को आहूत शुरू व सत्रावसान समाप्त करता है। यह दोनों कार्य पीएम की सिफारिश पर करता है। आर्टिकल 85 के तहत संसद के सत्रों को आहूत व सत्रावसान करता है। ठीक है। 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग भी कर सकता है पीएम की सिफारिश पर। संसद से पारित होकर आने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे, संसद को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस भेज दे, वीटो पावर का इस्तेमाल कर ले। इन तीनों ही बातों का उल्लेख अनुच्छेद 111 में है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। वीटो 4 प्रकार का होता है। विशेषित वीटो मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो राष्ट्रपति के दोनों ही सदन पुनः उस विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। यह भारत में नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है दोबारा दूसरे मतलब विशेष बहुमत से नहीं, एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति है, लेकिन उसको उसी बहुमत से पारित किया जाता है जिसको पहले किया था। विशेष बहुमत का इसमें नहीं है, ये भारत में नहीं है। आत्यंतिक वीटो संसद के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है, यह भारत में है। निलंबनकारी वीटो संसद के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार स्वीकृति देने से मना करते तो विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। पुनर्विचार के लिए भेजना यह भारत में है। पॉकेट वीटो जेबी वीटो संसद से पारित होकर आने वाले विधेयक को राष्ट्रपति न तो स्वीकृति देता है नहीं मना करता है, अनिश्चित काल के लिए रोक लेता है तो जेबी वीटो कहते हैं। यह भारत में है। भारत के पास 3 प्रकार का वीटो है। भारत में विशेष वीटो का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू नामक विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। वीटो 3 प्रकार के वीटो हैं और तीनों प्रकार के वीटो का प्रयोग किया जा चुका है।
सबसे पहले 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक था उस पर आत्यांतिक का प्रयोग कर लिया, मतलब उसको वापस ही नहीं किया। और 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात जीबी वीटो का प्रयोग किया था। मतलब कि 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के पास जब डाकघर संशोधन अधिनियम आया तो उन्होंने उसको मतलब फोल्ड करके जेब में रख लिया, और वो अपने राष्ट्रपति का उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उन्होंने जेब से निकाला ही नहीं, ऐसा समझ लो। तो ये जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया, उन्होंने आत्यंतिक कर लिया, जेबी वीटो हो गया। अब कौन सा बचता है जो एक बार वापस करना है? तो 2006 में अब्दुल कलाम ने लाभ के पद नामक विधेयक पर निलंबनकाली वीटो का प्रयोग किया था। 1954, 1986 और 2006। 1954, 1986, 2006 राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, अब्दुल कलाम। और पेप्सू विधेयक और इनका था डाकघर संशोधन अधिनियम, और राजेंद्र प्रसाद लाभ का पद, और पहले किया था उन्होंने आत्यंतिक, फिर जेबी, फिर निलंबनकारी। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जो जब संसद का सत्र न चल रहा हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जारी कर सकता है। अगले सत्र की बैठक के प्रथम दिन से 6 सप्ताह या 42 दिन। अध्यादेश का अधिकतम समय 6 माह प्लस 6 सप्ताह। एक विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, एक विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है। 1988 में अधिकतम समय कितना रहेगा अध्यादेश का? 6 माह प्लस 6 सप्ताह। और एक विषय पर एक से अधिक बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है। 1988 में BC वाधवा बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना संसदीय शासन व्यवस्था का उल्लंघन करना है। अध्यादेश समाप्त करना जब 6 माह प्लस 6 सप्ताह में कानून न बन पाए या राष्ट्रपति अध्यादेश वापस ले ले। जब संसद के दोनों ही सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठकों का आयोजन करता है, ये 108 में कहा गया है। और राष्ट्रपति नई लोकसभा के गठन के समय एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नई लोकसभा के गठन के समय एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नई लोकसभा के गठन के समय एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। सबसे वरिष्ठ व अनुभवी सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति नई लोकसभा के गठन के समय एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। सबसे वरिष्ठ व अनुभवी सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना जब तक कि कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष निर्वाचित न हो जाए। लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का संविधान में उल्लेखन नहीं है। अब प्रोटेम स्पीकर जो है वो कब तक रहेगा? जब तक, अब मान लो उसने सारे सदस्यों को शपथ दिला दी है ना, और अभी होता है चुनाव, तो चुनाव किसी कारण से नहीं हो पाया, कुछ आपातकालीन परिस्थितियां लग गई, कुछ भी हो गया, तो उस समय तक प्रोटेम स्पीकर ही बना रहेगा, लोकसभा का अध्यक्ष की कार्यभूमिका निभाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक काम करता है, उसका कब तक रहेगा? जब तक लोकसभा का पूर्णकालिक सदस्य निर्वाचित न हो जाए। भारत का प्रथम प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा, और फर्स्ट लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जीवी महावलंकर, और 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार, और अभी कौन है? बिरला हैं, ओम बिरला। तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र का बजट लोकसभा में प्रतिवर्ष रखवाता है। कौन? राष्ट्रपति। केंद्र का बजट लोकसभा में प्रतिवर्ष रखवाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही केंद्र का बजट लोकसभा में रखा जाता है। 112 के तहत बजट रखा जाता है। बजट में, संविधान में बजट शब्द उल्लेखित नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट पहले लोकसभा में ही रखा जाता है क्योंकि बजट एक धन विधेयक है। धन विधेयक रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति केंद्र में प्रति 5 वर्ष के बाद एक केंद्रीय वित्त आयोग 280 के तहत
गठन करता है। केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। वर्तमान में भारत का 15वां वित्त आयोग चल रहा है। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, और वर्तमान में भारत का 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। केंद्र की आकस्मिक 16वां वित्त आयोग बन गया, जिसके अरविंद पनगड़िया बन गए, 16वां भी बन गया। और केंद्र की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है, ठीक है, 267। और संचित निधि पर जो नियंत्रण है वो संसद का होता है, 266(1). राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष राज्य की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट मांगता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ: राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जो कि कोलिजियम की सिफारिश पर करता है। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति का उल्लेख 124 में है, और हाईकोर्ट की नियुक्ति का उल्लेख, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख 217 में है। अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकता है। अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकता है। यह कोलेजियम की सिफारिश पर करता है। अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। यह कोलेजियम की सिफारिश करता है। क्षमादान की शक्ति 72। सुप्रीम कोर्ट से सजा प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति पूर्ण क्षमा कर सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है, पूर्ण विराम लगा सकता है। राष्ट्रपति को क्षमा देने के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में राष्ट्रपति की क्षमा देने के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति स्वविवेक की शक्ति नहीं है। 143 सुप्रीम कोर्ट से मांगना क्या सलाह। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस परामर्श को देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दिया है तो राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति ने 26 जनवरी 1950 के पहले की किसी घटित मामले पर परामर्श मांगा है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने हेतु बाध्य है, ठीक है। अगर 26 जनवरी 1950 के पहले है तो सुप्रीम कोर्ट को ये देना ही पड़ेगा परामर्श, और राष्ट्रपति ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ: अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत की ओर से युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत की ओर से संधि समझौतों पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्रों के राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है और उनके परिचय पत्र भी स्वीकार करता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ: अनुच्छेद 352 में के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 3 परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति आपात लगाया जा सकता है: विदेशी आक्रमण या बाह्य आक्रमण। जब विदेशी आक्रमण कर दे, है ना, या बाह्य आक्रमण हो जाए, भारत स्वयं युद्ध कर ले या किसी चल रहे युद्ध में शामिल हो जाए, और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। सशस्त्र विद्रोह की जगह मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, जिसको 44 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा हटाया गया। 44 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था, जो कि एक उल्लंघन था। और इस समय कौन थे? ये थे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति, और इनका समय पर निधन हो गया। जाकिर हुसैन का समय पर निधन हो गया था। आंतरिक अशांति की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। 1975 के आपातकाल के समय 1975 से पहले के चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा, ठीक है, और विपक्ष ने गठबंधन से राजनारायण शर्मा को उम्मीदवार बनाया। इंदिरा गांधी 1 लाख वोट से जीत गई। इंदिरा गांधी PM बनी और राजनारायण शर्मा, और ये रायबरेली से ये किया इन्होंने, इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए। इंदिरा गांधी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया, फर्जी और अवैध मतदान का सहारा लिया। इंदिरा गांधी ने ये किया, ठीक है। ये सब बातें चलती रही और सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ये सब किया। 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी।
इंदिरा गांधी के चुनाव से पूर्व गरीबी हटाओ का नारा दिया, जब प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने तानाशाही रवैया धारण कर लिया, जबकि और अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों तक की बात सुनना बंद कर दिया था। किचन कैबिनेट की सत्ता केंद्रित हो गई थी। भारत में गरीबी चरम पर पहुंच गई। इसके खिलाफ बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। सारे विपक्षी दलों ने सत्ता परिवर्तन आंदोलन चलाया और दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक रैली का आयोजन किया। भीषण भीड़ इकट्ठी हुई और जयप्रकाश नारायण ने कुर्सी छोड़ो कि जनता आती है नारा दिया। इससे इंदिरा गांधी निपटने का सोच ही रही थी कि उन्होंने रात 10 बजे आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का निर्णय लिया और 25 जून की मध्यरात्रि आपातकाल की घोषणा हुई। प्रेस एजेंसियों को कुछ भी लिखने से रोका गया। विपक्ष के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सुबह 6 बजे 25 जून को आकाशवाणी से इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जानकारी दी। 26 जून को विपक्ष ने काला दिवस मनाया। मीसा कानून, न अपील, न वकील, न दलील। लालू प्रसाद की बड़ी बेटी का नाम इसी कानून पर मीसा है। 1970 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की बनी और इन्होंने 44 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं था। इसे 44 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा जोड़ा गया। मंत्रिमंडल नहीं था, है ना, और इसे 44 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। इस मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल एक जगह अनुच्छेद 352 में मिलता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। 1978 से पहले आपातकाल प्रधानमंत्री की मौखिक सिफारिश पर लग सकता था, लेकिन अभी मंत्रिमंडल जिसे केवल 352 में रखा गया है, एक बार उल्लेख है, इसकी लिखित सिफारिश पर यह होगा। 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख है, भी आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल का समय, आपातकाल लगने के बाद अगले 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना जरूरी है और 6 माह के अंतराल से संसद से अनुमति लेकर आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा विधेयक संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद की, ठीक है। और 6 माह के संसद आपातकाल लगने के बाद 1 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेना जरूरी है और 6 माह के अंतराल से संसद की अनुमति लेकर इसको आपातकाल को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा विधेयक संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा के भंग होने पर की स्थिति में आपातकाल की अनुमति राज्यसभा देती है। नई लोकसभा के गठन की प्रथम बैठक से 1 माह के भीतर अनुमति लेना जरूरी है। वही अनुमति 1 माह के भीतर लेनी है। अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा से ले लो और 6 महीने की अनुमति मिलेगी। इसको आप अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा लो। समाप्ति, संसद के सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, लेकिन आपातकाल को समाप्त करने से संबंधित पहल लोकसभा को करनी होगी। इसके लिए 1/10 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। लोकसभा जो राष्ट्रपति शासन ये आपातकाल हटाना है, उसको जो पहल है वो सामान्य बहुमत से हो जाएगा, लेकिन उसकी पहल लोकसभा को करनी होगी और इसके लिए 1/10 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा और राष्ट्रपति द्वारा घोषणा के द्वारा। और यदि 1 माह के भीतर संसद से अनुमति नहीं मिलती है तो ख़त्म हो जाएगा, राष्ट्रपति घोषणा से ख़त्म कर देंगे और लोकसभा इसकी पहल करेगी। 3 है, समाप्ति हो जाएगी। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। 1962 में चीन के समय आक्रमण, पीएम पंडित नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा था, पहला 1962 चीन युद्ध, दूसरा 1971 पाकिस्तान आक्रमण, इंदिरा गांधी, बीबी गिरी और 1975। 1962, 71, 75, पहले जवाहरलाल नेहरू और 2 बार इंदिरा गांधी और पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बीबी गिरी फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 के अलावा सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं और 358 में लिखा हुआ है कि यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हुआ है तो 19वीं निलंबित नहीं किया जाएगा।
ठीक है। 19 भी निलंबित नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब 20-21 तो किसी भी कंडीशन में निलंबित होंगे ही नहीं। 359 है, उसमें कम है कितने, 2। 358 कम है लेकिन उसमें ज़्यादा है कितने, 19, 20, 21। तीन जो हैं वो निलंबित नहीं होंगे। तो मतलब कौन सा किया जा सकता है, 19, 20, 21 तो किसी कंडीशन में निलंबित किए ही नहीं जा सकते। 359 में 20-21 निलंबित नहीं, और 358 सशस्त्र विद्रोह में 19, 20, 21 निलंबित नहीं। अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। यह कानून आपातकाल समाप्त होने के बाद भी अगले 6 माह तक प्रभावी रहेगा। आपातकाल के दौरान लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। आपातकाल के दौरान लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है, लेकिन आपातकाल न रहने पर यह आपातकाल वापसी की तारीख से 6 माह से अधिक नहीं। मतलब आपातकाल जब से ख़त्म होगा उससे 6 माह से ज़्यादा लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल नहीं रहेगा। 356 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से मोरारजी देसाई की सरकार ने यह प्रावधान किया कि राष्ट्रीय आपातकाल राज्य के किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। किसी भी राज्य के बाद आम चुनाव किसी भी राज्य में आम चुनाव के बाद किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न मिले तो कोई भी दल गठबंधन न करे, है ना। किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है और कोई गठबंधन भी नहीं कर रहा है। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, केंद्र की इच्छा पर यह निर्भर करता है कि सामान्य शासन में भी केंद्र द्वारा इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस प्रावधान के कारण अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का सबसे विवादित अनुच्छेद है। भारत में अब तक 128 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जिसमें से 50 बार भारत में अब तक 128 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जिसमें से 50 बार इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था। 365 में अनुच्छेद 300 इस बात का उल्लेख है कि केंद्र की सरकार द्वारा किए गए निर्देशों का पालन यदि कोई भी राज्य की सरकार न करे तो उस राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल मान लिया जाता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता में निम्नलिखित बातें शामिल है: कानून व्यवस्था का बिगड़ जाना, भ्रष्टाचार बढ़ जाना, दल बदल की घटनाएं बढ़ जाना, केंद्र की सरकार के निर्देशों का पालन नहीं होना। 355 केंद्र की सरकार का यह दायित्व है कि राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करे व केंद्र राज्य में आंतरिक शांति बनाए रखे और संविधान का पालन सुनिश्चित करे। सबसे पहले केंद्र की जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं केंद्र ने उठाया राष्ट्रपति शासन लगा दिया। पहले केंद्र की जिम्मेवारी है कि ऐसी स्थितियां स्थितियां बनाओ कि राष्ट्रपति शासन की जरूरत न पड़े। जैसे बाह्य आक्रमण से रक्षा करो, राज्य में आंतरिक शांति बनाए रखो, संविधान का पालन सुनिश्चित हो, ऐसी तो ये सब केंद्र की जिम्मेवारी है 355 के तहत। और सिफारिश राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सिफारिश कौन करेगा, राज्यपाल। समय राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगले 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक होता है। फिर यह 6 माह की अनुमति से अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 6 माह की अनुमति से अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है ना। अब जो राष्ट्रपति शासन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, अगले 2 माह के भीतर राष्ट्रपति शासन लगाने के अगले 2 माह के भीतर संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। फिर 6 माह की अनुमति से इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से आगे राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में ही लग सकता है। इस बीच देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। केंद्रीय चुनाव आयोग ऐसी रिपोर्ट देता है कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। 1 वर्ष से जो ज़्यादा है उसमें आप तभी राष्ट्रपति शासन लगा पाओगे। 1 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन तभी लग पाएगा जब 2 कंडीशन है। पहला, जब देश में आपातकाल लगा हुआ है, और दूसरा, चुनाव आयोग ऐसी रिपोर्ट देते कि राज्य में ऐसी परिस्थिति में चुनाव करवाना संभव नहीं है। समाप्ति
राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पेप्सू पंजाब में लगाया गया था। कुल अवधि की दृष्टि से सबसे पहला कब लगा? पेप्सू पंजाब में लगाया गया। कुल अवधि की दृष्टि से सबसे लंबा राज्यकाल पंजाब में 8 बार 10 वर्ष तक। एक बार लगने की अवधि की दृष्टि से सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर 1990 से 96। 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन संविधान संशोधन करके लगाया जाता है। 3 वर्ष से अधिक, ठीक है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन यूपी में 10 बार, मणिपुर में 10 बार, राजस्थान में अब तक 4 बार, बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में 7 दिन का लगा था। आज तक भारत में लगभग 128 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के काल में और दिल्ली पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख क्रम से 239 AA और 239 AB में है। राष्ट्रपति शासन के दौरान संबंधित राज्य की विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान संबंधित राज्य की विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है, लेकिन करते नहीं है ज़्यादातर, है ना। वो बस मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं। राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र की सरकार के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है। 355 केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। 356 में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है और सीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। स्थानीय निकायों तथा राज्य विधानसभा का विघटन नहीं होता है। राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होती हैं। 360 वित्तीय आपातकाल। यदि भारत में वित्तीय स्वामित्व पर संकट आ जाए या भारत की साख को मार्केट वैल्यू को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो जिसमें निम्न बातें शामिल होती हैं। यदि महंगाई बढ़ जाए, मुद्रास्फीति बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, काला धन बढ़ जाए, बेरोजगारी गरीबी बढ़ जाए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंतुलन उत्पन्न हो जाए। सिफारिश। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। समय। जब एक बार वित्तीय आपातकाल लगने के बाद अगले 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन लेना आवश्यक है। अधिकतम अवधि के बारे में संविधान मौन है। राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा के माध्यम से वित्तीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा के माध्यम से वित्तीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। संसद में सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, यदि वित्तीय आपातकाल लगने के 2 माह के भीतर संसद से अनुमति नहीं मिलती है। आज तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 1991 में नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह सरकार के समय कोविड के समय स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मनमोहन मॉडल एलपीजी उदारवादी निजीकरण भूमंडलीकरण से बचा। प्रभाव। वित्तीय आपातकाल में प्रशासकों और न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जाएगी। वित्तीय आपातकाल के समय राज्यों में बजट राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाएगा। राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का जन्मा नागरिक नहीं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जन्म होना चाहिए, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संसद सदस्य की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा की योग्यता रखता हो। महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है। 42 में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 से राष्ट्रपति को सभी अधिनियमों पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बनाया गया। और जो 24वां है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर ये कर दिया था, सहमति देने के लिए बाध्य बना दिया था। और 44 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से राष्ट्रपति को किसी अधिनियम को एक बार मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विवेचने के लिए एक बार, मतलब 42 में कह दिया कि सब पे अनुमति कंपलसरी कर दी। 42 में थोड़ा समय दिया, थोड़ी रियायत दी कि ऐसा करो, या आपको लगता है तो एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज दो। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत संसद से पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तीनों लाइन क्लियर होने के बाद ही कानून बन सकता है, इसलिए लोकसभा राज्यपाल राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 में है।
राष्ट्रपति की जो अनुमति 111 में, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और संघ राज्य क्षेत्र के सीएम की नियुक्ति करता है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी, मतलब दिल्ली के राष्ट्रपति के सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महान्यायवादी कैग राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधान निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, राज्य के सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राष्ट्रपति प्रधान निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। प्रधान नहीं, मुख्य है, चीफ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उच्चतम न्यायालय के परामर्श किस में मांगा जाता है? 143। और सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश को हटाने का कार्य संसद का है, राष्ट्रपति नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, उनको हटाने का कार्य किसका है? संसद का, राष्ट्रपति का नहीं। संसदीय कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे? फ्रांस में है। अध्यक्षात्मक यूएस में है। संसदीय भारत और ब्रिटेन में है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली फ्रांस में है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।